नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस विद सौरभ। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और एक नई कोशिश लेकर आपके सामने आए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एक नया प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं, अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस। मतलब एक खुली बहस, खुली चर्चा, मुद्दे भी ऐसे होंगे और हमारे मेहमान जो बात करेंगे वो भी आपसे बिल्कुल साफ गोई के साथ खुलकर करेंगे, ताकि आप तक हर पहलू पहुंचे उस मुद्दे का, उस सब्जेक्ट का, जो भी हम आज इस चर्चा में उठाएंगे। और हमारी कोशिश ये है, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ के दरअसल उसका प्रोज एंड कॉन्स होता है। हर मुद्दे में कहीं ना कहीं एक पक्ष कुछ कहता है, दूसरा पक्ष कुछ कहता है। कई बार चर्चाओं में एक पक्ष ज्यादा दिखता है, दूसरा पक्ष उतना नहीं दिखता, कभी कभी तो पूरा ही गायब हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये जो अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस हम आपके साथ पहुंचाएं, एक तो ये पूरी तरह खुल्लम खुल्ला बात हो, खुलकर बात हो, और दूसरा इसमें दोनों पक्ष आपके साथ बराबर पहुंचे, ताकि आप फिर ये इवैल्यूएशन कर सकें, खुद आप ये आंक सकें कि किसके तर्क में कितना दम है, कौन ठीक कह रहा है, किसकी बात थोड़ी गले नहीं उतर रही है। तो मैं आज का मुद्दा इंट्रोड्यूस करूं आपके सामने, उससे पहले आज के मेहमानों को आपसे मिलवा देता हूं। आप दोनों मेहमान आपके जाने पहचाने हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर संगीत रागी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर साहब, जैसा नाम में ही है, शिक्षाविद भी हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, दशकों का उनका अनुभव। और हमारे दोनों मेहमानों को आप हमारे और इंडिया टीवी के प्रोग्राम्स में सुनते रहते हैं। सर, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। बधाई आपको। और उस जमाने में जब सब कुछ फिल्टर्ड हो रहा हो, उसमें आप अनफिल्टर्ड करें। सर, आप वैसे आपको डेमोक्रेटिक एंकर के तौर पर हम मानते ही हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। आप थोड़ी सर मेरी बहादुरी की दाद दीजिए। देखिए, मैं दोनों पक्ष दिखा रहा हूँ आजकल जो, और वो भी अनफिल्टर्ड वो भी अनफिल्टर्ड। क्यों, जैसे मैंने आपसे कहा, एक पक्ष कहीं ना कहीं चर्चा से गायब होता जा रहा था। मैंने कहा नहीं यार, आना चाहिए। इस बात का सबूत है कि हम दोनों सभ्य हैं। इसमें कोई शक नहीं है सर। आज का मुद्दा मैं आपसे कहूं, मुद्दा सर सीधा सीधा ये है, और ये थोड़ा खतरा मोल लेके मैं ये सब्जेक्ट कर रहा हूं। देखिए, मोदी जी के बारे में 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरा टर्म उनको प्रधानमंत्री के तौर पर मिला। उनके लिए कहा जाता है टेफ्लॉन कोटेड है। मतलब मोदी की आभा में, मोदी की लोकप्रियता में अभी रंच मात्र भी कोई कमी नहीं आई। उनके चाहने वाले, उनके समर्थक ऐसा मानते हैं। लेकिन एक बात मैं बड़ा खुल करके कह रहा हूं कि इन दिनों भाजपा के दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे। आप देख लीजिए, एक तो 24 का झटका लगा, फिर उसके बाद अभी ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाला मामला आ गया, वो चल ही रहा था तो ये नीट पेपर लीक का मामला हो गया, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, वो संसद कूच में जो हुआ, सारा नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ गया। फिर ये अभी उपचुनाव हो गए, ये दतिया का उपचुनाव और बांकीपुर का उपचुनाव जो वो हारे, प्रशांत किशोर जीत गए। इस सब से ये चर्चा देश में चल रही है, हो क्या गया? ये कोई बीजेपी के ऊपर सवाल हैं, मोदी सरकार के ऊपर सवाल हैं? क्या देश अब 12 साल हो गए तो अब सवाल पूछना चाहता है नरेंद्र मोदी से? अब गवर्नेंस पर सवाल उठेंगे, हो गया बहुत। अब नेहरू की बात नहीं चलेगी, अब मनमोहन सिंह की बात नहीं चलेगी, अब गांधी परिवार नहीं पे आप उंगली उठा करके बात नहीं बना पाएंगे अपनी। अब तो आप ही को बताना पड़ेगा आपने क्या किया, और क्या कहीं भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी आ रही है क्या? ये टेफ्लॉन कोट मैंने कहा, ये टेफ्लॉन कोट थोड़ा घिस रहा है क्या? ये बात मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ऐसी बातें सामने आ रही है। मैं विजय से शुरुआत करता हूं। सर, आप मुझे बताइए, आपको लगता है इन सारे प्रकरणों का इस सरकार की आभा पर कोई असर पड़ा है? दोनों चीजें मैं साथ में समझता हूँ। सरकार के जो आपने टेफ्लॉन कोटिंग ली, टेफ्लॉन कोटिंग की भी परेशानी यही है कि वो कभी न कभी तो घिसती है ना। जैसे हम कांच के शीशे के कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं ना, तो उसमें कहा जाता है कि ये वो है, अनब्रेकेबल है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो अनब्रेकेबल है, वो मजबूत है, वो टूट तो कभी भी सकती है। तो आभा भी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा टूटती है, कमज़ोर होती है। सूर्य की आभा कम होती है सुबह में, दोपहर में, शाम में। तो आभा को लेकर ये समझना कि वो स्थायी है, ये भाव ही गलत है। लेकिन इसमें एक चीज़ हम जोड़ सकते हैं कि जो आज आभा है भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की, वो उसका मोटा हिस्सा, बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी की वजह से है, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके। और जब आप ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से ये बड़ा हिस्सा है, तो यदि कम हुई होगी तो उनकी आभा ही कम हुई होगी, तब हुआ होगा। सूरज ढलने लगे, सूरज ढल रहा है सर? नहीं, ढलने लगे तब वो कम होता ना। अभी ढल नहीं रहा, लेकिन आप उस आभा से कम आए। और मुद्दा ये आभा बहुत ब्लैंकेट वो है सवाल कि आप कम हो रही है, लोकप्रियता कम हो रही है, ऐसा नहीं है। एक 10 साल की सरकार हो गई, 12 साल की सरकार हो गई, तो लोगों के सवाल हैं। और अब वो जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक्सक्यूजेज नहीं चलते। 12 साल बाद तो अब आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने कहा गांधी परिवार, नेहरू जी, नेहरू को याद करते करते 12 साल सरकार चला लिया आपने। अब नेहरू आपके बचाव में नहीं आ सकते, ठीक है। और गांधी परिवार जिसको आप गाली देते देते चलते आए, उस पर तो आपने कुछ किया ही नहीं। अब तो पार्टी के लोग ही पूछ रहे हैं आपसे क्या हुआ, वो AG, BG, 2G, जीजा जी, सब कुछ भी नहीं हुआ।
अभी मनमोहन सिंह जी को भी क्लीन चिट मनमोहन सिंह जी को भी क्लीन चिट मिल गई, और जो घोटाले जी वाले जितने हुए थे वो भी सब क्लीन चिट पर आ गए। वो तो जिन लोगों ने जिन्होंने वो बनाया था मिसकैलकुलेटेड, क्या कहते हैं, बहुत ही बड़ा सीएजी हमारे जो थे, सीएजी साहब, उन्होंने खुद ने माफ़ी मांग ली कोर्ट में। गंभीर मसला है सर, ठीक है। लेकिन पॉलिटिक्स में ये चलता रहता है कि आरोप लगते हैं, उनको कानून में जाता है कि नहीं जाता। क्या जो एक बड़ा हमने बनाया था 2014 को याद कीजिए, 2013 में जब नरेंद्र मोदी दिल्ली सबसे पहले आए तो उन्होंने एक सपना दिया आपको कि अच्छे दिन आएंगे। क्या वो अच्छे दिन आ गए? ये सवाल अब जनता पूछ रही है। ऐसा नहीं कि खराब हो गई स्थिति, लेकिन क्या वो वाले अच्छे दिन आ गए जिसका वादा आपने किया? तो वो नहीं होता। और एक हमको हमेशा ही होता है कि हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं, वो डिससेटिस्फैक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है वो ये है कि इस सरकार में नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो बुलेट ट्रेन है, और बाकी जो ट्रेन है वो किस पर चल रही है मुझे नहीं पता अभी। उसकी स्पीड जो है ना, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी 200 किलोमीटर की स्पीड पर चल रहे हैं, तो कोई 100 पर भी चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो वो ट्रेन कैसे चलेगी? वो ट्रेन का केवल ट्रेन पूरी चलती है तब उसमें बैठते हैं ना आप। ठीक है सर, केवल इंजन भाग रहा, इस पर नहीं करें। अरे इसका फ्लिप साइड क्या है? अब ये सवाल ठीक है, उठना चाहिए भाई, सरकार 12 साल की सरकार है तो आप पूछोगे सरकार से सवाल। फ्लिप साइड ये है कि 24 में झटका लगा, उसके बाद क्या हुआ? महाराष्ट्र बीजेपी जीत गई, दिल्ली बीजेपी जीत गई, बिहार बीजेपी जीत गई, बंगाल बीजेपी जीत गई, सारे इलेक्शन बीजेपी जीत गई। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 2024 में सीटें घट गई तो लोगों को भी बड़ा दुख हुआ, पश्चाताप हुआ, और लोगों ने उसका परिणाम जो है विधानसभा का चुनाव में दिखाया बीजेपी को कि नहीं साहब गलती हो गई, मोदी को हमने मेजोरिटी से नीचे नहीं लाना चाहिए था। ऐसा भी मानने वाले लोग हैं देश के अंदर। फिर ये सब जो हुआ अभी क्यों हुआ? अब वो जो जिस किस्म की भाषा इस्तेमाल हुई वो सब हुई। मैं ये समझना चाह रहा हूँ देश का मूड एक्चुअली क्या है। आज का एक्चुअली सब्जेक्ट ये मूड क्या है देश का सर? देखिए, मैंने ये अध्ययन तो नहीं किया है, क्योंकि ये सब अध्ययन तो जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं या डेली बेसिस पर जो पब्लिक ओपिनियन ऑनलाइन मूड ऑफ द नेशन निकालते हैं, उनके पास बेहतर होगा। लेकिन बात जहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ विजय जी ने छोड़ा था, सूरज सुबह में उगता है, दोपहर में उसकी तपिश ज़्यादा होती है और शाम तक वो ओझल हो जाता है, लेकिन फिर अगले दिन सूरज उगता है। तो इनके पहले प्रश्न का उत्तर एक ढंग ठीक से है, अच्छी बात। अगले प्रश्न, देखिए, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को अलग करके देखिए। चंद्रमा में चमक होती है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो चमक है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के कारण है। और मैं इस बात को बहुत गंभीरता से मैं रिस्क पर कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे नाराज हो जाते हैं जब मैं ये बात कहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2004 में भी था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2009 में भी था। भारतीय जनता पार्टी में नेता गडकरी जी भी आए, राजनाथ जी भी आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस मुकाम पर, और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में कुशाभाऊ ठाकरे जैसा प्रातः स्मरणीय मैं कह रहा हूं संगठन मंत्री भी हुए, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को जिस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जिस ऊंचाई तक नरेंद्र मोदी जी करके आए और जिस ऊंचाई तक अमित शाह लेकर के आए, मैं दोनों को जानबूझ करके जोड़ रहा हूं, फिर अमित शाह को इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि अमित शाह जी के बगैर बाकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे 1 लाख की भीड़ आ रही है, वो नरेंद्र मोदी के कारण आ रही है, लेकिन उस 1 लाख की भीड़ को हमको वोट में कैसे ट्रांजैक्ट कर देना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है, ये कला अमित शाह जी के साथ आई। तो संगठन मंत्री तो बहुत हुए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बहुत हुए, लेकिन अमित शाह जैसा अध्यक्षता जो है किसी पार्टी ने लीडरशिप नहीं दिया। एक दूसरी बात, क्या नरेंद्र मोदी का जो टेफलॉन कोट है वो कमा है?
कोई भी सर्वे मुझे अभी तक ये नहीं बताया है। आप सोच जाइए, दुनिया को आप देख लीजिए, पूरी दुनिया के जितने भी मैच्योर डेमोक्रेसी हैं, हम अपनी डेमोक्रेसी को भी बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी मानते हैं, क्योंकि एक इमरजेंसी काल को छोड़ दीजिए, जब 1947 में आया था तो दुनिया के सारे कंट्री कहते थे कि ये देश बिखर जाएगा, डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर पाएगा। बड़े से बड़े दुनिया के, यूरोप के लीडर, अमेरिका के लीडर कहते थे भारत एक नहीं रह पाएगा। और भारत में अभी उर्वर जमीन नहीं है डेमोक्रेसी की। एक इमरजेंसी काल को देख लीजिए तो हमने सत्ता का परिवर्तन किस प्रकार से हस्तांतरण किया है। ठीक है, ये दुनिया इसकी तारीफ करती है, हमारी डेमोक्रेसी की बहुत तारीफ करती है। और नरेंद्र मोदी को लेकर के अभी भी थोड़ी सी भी उसकी चमक कमी नहीं हुई है। नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। ये सारे जितने वाक्य हुए मैं इसके फिर बावजूद इसके बावजूद नहीं चमक हुए। आप जरा एक बार देयर इज नो चिंक इन द आर्मर। नहीं ना, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर है, भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न है, लेकिन नरेंद्र मोदी पर मैं फिर आप खुद ही कह रहे हैं सरकार बनी तो मोदी की वजह से बनी। मैं एक सर, चीज ये फिर कैसे हो सकता है कि लीडरशिप की सारी एक चीज जो- अपनी जो बात कुछ खत्म है। कर दूं, एक बात अपनी खत्म कर दूं। ये पूरा आंदोलन चला, प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर आते हैं। दुनिया में एक उदाहरण मुझे बताइए, एक दिन में 300 मिलियन फॉलोअर्स निकल करके आ जाए, प्रधानमंत्री के साथ जुड़ जाए, ये मामूली बात नहीं है। किसी सर, एक अन्य सेकंड, नेता के साथ। मैं ये मान भी लूं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई, हाँ। लेकिन नरेंद्र मोदी को इंस्टाग्राम पे आना पड़ा तो उसकी जरूरत लगी ना उनको। मैंने वही कहा मैं ना, देखिए, आघात लगता है, क्या अर्जुन को नहीं बाण लगा था क्या? लेकिन विजय आखिर द्रोण को मारा ना, हाथ उन्होंने ही लगता है मारा। तो सर थोड़ा खरोच तो मारता है ना कवच खरोच पे। हिलता खरोच तो है ना, मारता है, हिलता लेकिन है। विजय किसकी होती है? ठीक है, भाई विजेता कौन निकल करके आया इस पूरे परिदृश्य में देख करके? विजेता मोदी निकले। विजेता मोदी ही आजा निकल पुलिस। करके आया। सर, डिनायल मोड सुना है ना आपने? तो खैर डिनायल मोड पे नहीं जाते। अभी तो एक बहुत अच्छी बात कही प्रोफेसर साहब ने कि देश में जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान तो दुनिया भर के देश, चर्चिल को देखिए, एटली को देखिए, जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं सरवाइव करेगी। ये बात ठीक बात कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि 2014 तक बिना मोदी के डेमोक्रेसी सरवाइव की कि नहीं की। वो तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि इमरजेंसी नहीं, का इमरजेंसी काल निकाल दीजिए नहीं तो रही ना। तो केवल नरेंद्र मोदी एक अलग व्यक्तित्व है जिन्होंने दो चीज़ों को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया और क्या बिना नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान है कि नहीं है। ये बहस बहुत हो रही है क्योंकि आजकल हर चीज़ में आप कहते हैं कि ये सब कुछ वही जो हमारी एक बड़ी सितारा हैं जिनके लिए 2014 में आज़ादी आई, तो आज़ादी 2014 में नहीं आई और हिंदुस्तान भी 2014 में नहीं बना, समझे। और दूसरी बात है, मैं इस पर उत्तर जरूर दूंगा सर। जरूर दीजिएगा, 2014 में नहीं बना। और जैसे हम घर परिवार में होते हैं, क्या मैं ये कहूँ कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और मेरे दादा तो 8वीं पास थे, दादा 8वीं पास थे, पिताजी ने ग्रेजुएशन किया इसीलिए मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाया। तो ये जो 2014 का हिंदुस्तान है वो 8वीं पास दादाजी की वजह से। वो नहीं पढ़ते तो हम भी नहीं पढ़ते, समझे। इसलिए उन सब चीज़ों को कनेक्ट करके देखिए और ये डिनायल मोड से निकलिए। यदि आप या तो ये मान लें कि नरेंद्र मोदी की वजह से ही सब कुछ है, मैं तो खुद ही बोला कि नरेंद्र मोदी की वजह से ज्यादा हिस्सा तो है। सर सिफोरोजिस्ट कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हाँ, का तो मैं वही अपना कह रहा 10 से हूं। 15% मैं तो वोट है कह रहा हूं कि बीजेपी के वोट उनका से बड़ा अलावा। हिस्सा, बल्कि मैं तो मानता हूं कि उनके बिना क्या होगा बीजेपी का, ये भी एक बड़ी चिंता हो सकती है। तो लेकिन जब यदि उसमें ऐसा, और आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं हुआ, ये सारा झटके ही तो हैं। और कैसे झटके लगते हैं? 2024 का चुनाव आपको झटका लगा है और जो चुनाव हुए हैं वो झटका लगा है। अभी आज ही अभी ये बांकीपुर और दतिया का जो चुनाव हुआ है, और ये जब कहते हैं ना, अमित शाह जी के लिए मैं हमेशा मानता हूं कि अमित शाह सबसे बड़े ताकतवर स्ट्रांग वो लीडर है उनके, जो एग्जीक्यूटर है। लेकिन वो चाणक्य जीतते हैं तब भी होते हैं, हारते हैं तब भी होते हैं। लेकिन इतने विधानसभा चुनाव तो जीते अभी तो बंगाल जीते मैं थे। तो कह रहा हूं कि सब जीते हैं, लेकिन जब हारते हैं तब तो आपको चाणक्य याद नहीं आते। तब आप कहते हैं कि उनकी वजह से हार गए, फलाना जी हार गए। आज तो नहीं याद कर रहे कि चाणक्य की वजह से हार गए बांकीपुर में कहीं गए हुए थे चाणक्य विदेश यात्रा पर, दतिया में गए हुए थे। बीजेपी वाले मान रहे हैं कि हमारा ही वोटर चला गया। नहीं, तो दतिया में बांकीपुर में चाणक्य चले गए क्या? चाणक्य से जीत रहे हैं आप चुनाव, तो चाणक्य से आप हारते जज किस चीज से करेंगे? आप बंगाल की मैसिव जीत से जज करेंगे बीजेपी को, या बांकीपुर के उपचुनाव से जज करेंगे? दोनों से करेंगे। बाकी बंगाल की जो जीत हुई है वो भी मैं अमित शाह की जीत मानता हूं। इट्स नॉट अबाउट अमित शाह। मैं अब बीजेपी देखिए, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट मोदी।
ऑल अबाउट मोदी। मैं तो ये डिस्टिंक्शन ही नहीं करता आज की सरकार में कि ये मोदी बंगाल सरकार का है कि इलेक्शन मोदी की बीजेपी वजह से सरकार नहीं है। जीता है, बंगाल का इलेक्शन ममता जी की वजह से जीता आपने। और दूसरा, जिस तरह से उस इलेक्शन कैंपेन को आपने लड़ा, जितना पोलराइज्ड करके पूरा इलेक्शन लड़ा गया, वो पोलराइजेशन। और मैं बता रहा हूं, बीजेपी बिना पोलराइजेशन के इलेक्शन नहीं जीत सकती। अच्छा, चलिए ये भी मान उसमें लेते हैं। मोदी एड ऑन फैक्टर है। मोदी के बिना तो बीजेपी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, मैं आज इस पर भी सवाल कर सकता हूं। लेकिन बिना पोलराइज, जितना मोदी फैक्टर है उतना ही पोलराइजेशन फैक्टर है। बिना पोलराइजेशन के बीजेपी चुनाव लड़ने की जीत। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि नहीं, समझिए थोड़ी बात को, कि कास्ट पर जब आप आते हैं ना, तो कास्ट से क्यों डरती है बीजेपी? क्योंकि कास्ट आते ही आपका पोलराइजेशन डिफ्यूज होता है, और जो बाकीपुर में हुआ। नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि राज्यों में बीजेपी की जीत से नरेंद्र मोदी या केंद्र की मोदी सरकार की लोकप्रियता को आंकना नहीं चाहिए हमें? नहीं, मैं ये कह रहा हूं मोदी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, लेकिन आप इंपॉर्टेंट फैक्टर को दोनों तरफ देखिए ना। वो मैंने मान लिया आपसे सर, मैं तो कह रहा हूं कि सीधी सी नहीं, बात अब तो है। सरकार ही मोदी की सरकार है। कौन सी सरकार है? मुझे नाम फटाफट बता देंगे आप 5 चीफ मिनिस्टर के? नहीं बता सकते, क्योंकि चीफ मिनिस्टर भी मोदी है, प्राइम मिनिस्टर भी मोदी है। ठीक है, इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अलग अलग मत करिए। अब सब देश में मोदी सरकार है, जो भी बीजेपी सरकार तो हमें नीट के प्रोटेस्ट ने क्या बताया? वो बताया कि मोदी सरकार हिल गई, मोदी सरकार ने मिसकैलकुलेट किया। और यह बहुत आराम से हम बात कर लेते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे दिया क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान फंस गए उसमें। क्या धर्मेंद्र प्रधान फैसले करते हैं? इस सरकार में फैसले ही कोई नहीं कर रहा। इस सरकार में फैसले प्रधानमंत्री जी करते हैं और अमित शाह जी करते हैं। लेकिन हम बहुत फिनिश तरीके से, जब भी क्रेडिट देनी हो तो उन दोनों को दें। मैं उसकी क्रेडिट हमेशा ही उनको देता हूं। लेकिन यदि कोई गड़बड़ हो रही है तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी मैं उनको आपसे लेनी फिर पूछ रहा हूं, नीट प्रोटेस्ट ने हमें क्या बताया कि क्या देश मोदी के खिलाफ हो गया? क्या खिलाफ नहीं हुआ, वो नाराज हुआ जिस तरह से डील किया गया, खिलाफ नहीं हुआ। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि मोदी फिर उसको बाउंस बैक कर सकते हैं। ये जैन जी है, वैसे भी वो हमारी तरह से कुंठाएं लेकर नहीं पैदा हुआ है। यदि मोदी आज कुछ बहुत बड़ा कर दें, हो सकता है वो सारे लोग आपके साथ ही खड़े हो जाए। लेकिन ये झटका है, लेकिन बाउंस बैक करना भी मोदी के हाथ में, वो उनके हाथ में। अब बताइए सर। विजय जी पूछ रहे थे कि मंत्रियों का नाम बताइए। शुभेंदु अधिकारी नरेंद्र मोदी की पसंद है? मैं पूरे उत्तर देने दीजिएगा, मैंने बहुत गंभीरता से सुना है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा नरेंद्र मोदी की इच्छा से हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी ने नॉमिनेट किया है। और जो जानकारी है, जो इतना मैं जानता हूं, कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, वो भी नरेंद्र मोदी की पसंद का नहीं। किसकी पसंद है? 1 मिनट, वो अभी उत्तर में नहीं दूंगा उसका। अरे सर, ये क्या मतलब बात मैं है? ये पहली बार समझ रहा हूँ कि इस सरकार में सुन मोदी लीजिए, के बिना आपने- इच्छा के भी कोई काम होता है। आपने 6 मुख्यमंत्रियों को बता दिया और कह रहे मोदी की पसंद नहीं है वो। प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए, क्योंकि कई प्रश्न इन्होंने उठाए हैं, उसका उत्तर बहुत ज्यादा आपके दर्शकों के लिए बहुत वाजिब होगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा चाणक्य कहाँ गए थे, तो इन उपचुनावों में चाणक्य की कोई भूमिका नहीं थी, वो वहां नहीं थे। एक नहीं, मैं इसको फिर मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा क्या कैंपेन के लिए अमित शाह गए थे वहां पे? क्या कैंपेन के लिए दतिया गए थे अमित शाह? क्या गुजरात गए थे? नहीं। मुझे पूरी अपनी बात खत्म कर दीजिएगा, इसके बाद जो आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं जिसका इंपॉर्टेंट आपके दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। फिर विजय जी ने एक चीज कहा कि दो दादाजी नहीं पढ़ते तो पोता नहीं पढ़ता आगे, ठीक है, आगे नहीं बढ़ा पाता। अब ऐसे ही होता है जैसे मेरे पिताजी कहते कि मैं नहीं होता तो तुम नहीं पढ़ाई करते। एक बार मेरे पिताजी ने कहा था, तो मैंने कहा था, पिताजी आप हमेशा प्रारब्ध की बात करते हैं, तो ये भी मेरा प्रारब्ध था। आपके 2 बेटे थे, ठीक है, दोनों बच्चे उसी गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए, और आप ही कहते थे कि पिताजी बेटे, प्रारब्ध में बहुत सारी चीजें होती है, डेस्टिनी हैज स्टोर्ड समथिंग फॉर यू, और दुनिया का जो भी चक्र चल रहा है उसमें सिर्फ तुम खिलौना, अष्टावक्र गीता पढ़िएगा, कभी
फुर्सत मिले तो आपको दूंगा मैं। तो नेहरू को इतना क्यों गिफ्ट में। कोसते हैं एक मिनट, बीजेपी वाले? मैं फिर उसी तो मुद्दे आप इतनी बातें कह रहे हैं, सवाल तो निकले ना। उसी फिर वो मुद्दे- नेहरू का प्रारब्ध था। मैं ये राहुल गांधी का प्रारब्ध है कि वो उस घर में पैदा हो गए। हाँ, मैं देखिए फिर मैं वही बात आ रहा हूँ। प्रारब्ध को दोष दोनों नहीं ने कहते हैं। प्लीज 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 भैया जी धैर्य रखिए, मुझे उत्तर दे देना चाहिए। इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहा तो नेहरू के कारण नहीं जिंदा रहा। इस देश में लोकतंत्र इसलिए जिंदा रहा कि भारत का हिंदू समाज लोकतांत्रिक है मूलतः। फिर आपसे कह रहा हूं, इस देश में सेकुलरिज्म इसलिए जिंदा नहीं है कि नेहरू ने सेकुलरिज्म की नींव रखी। ये देश मूलतः हिंदू का चरित्र ही सेकुलर है, सर्वधर्म संभाव हमारे चरित्र का हिस्सा है। दो हमारे बगल में एग्जाम्पल हैं, पाकिस्तान और हम दोनों साथ स्वतंत्र यहाँ मैं हुए थे। आपके साथ हूँ, I agree। ठीक है ना, दोनों स्वतंत्र हुए थे, हम साथ साथ हुए थे। दोनों की डेस्टिनी जरा देख लीजिए और हमारी डेस्टिनी देख लीजिए। तो एक तो ये इनका उत्तर ये है। दूसरा ये तो मैं इसमें नहीं नहीं सहमत दूसरा हूँ। नहीं, हम थोड़ा मुद्दे पे आए ना, दूसरा सर, बात मुद्दे हो पे गई। दूसरा एक और मुद्दा, 2014 में क्या बदला? 2014 में भारत अपनी कॉलोनियल मेंटेलिटी से बाहर निकल करके आया। पहली बार कोई वो प्रधानमंत्री बना जिसने भारत की सांस्कृतिक पहचान में अपराध बोध नहीं हासिल किया था। नेहरू भारत के, सुन लीजिए मेरी बात, नेहरू भारत के सांस्कृतिक वैभव के प्रति अपराध बोध से ग्रसित थे, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से सर, मैं ग्रसित थोड़ा थे। सा मैं आ रहा हूँ। देखिए, मैं सवाल ये है, वो ठीक है, आपने जो पुरानी बातें की उन पर हम लोग और बहस कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि थोड़ा फोकस रखेंगे चर्चा को, तो सवाल ये है, मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी का पीक 2019 था। वैसे वोट में भी देख लीजिए, सीट में भी देख लीजिए। 2014 में ही वॉज वेरी पॉपुलर, 2019 में ही वॉज मैसिवली पॉपुलर, 2024 में उसमें कमी आई। क्या मोदी 2019 की लोकप्रियता के शिखर पर आज भी बैठे हैं? सवाल ये है। इन्होंने जो धर्मेंद्र प्रधान वाला प्रकरण बताया, इनका कहना था कि क्या वो उस वक्त जो भी नाराजगी हुई या जो भी सवाल थे, वो सवाल धर्मेंद्र प्रधान से थे या वो सवाल इस सरकार से थे, जिस सरकार का सरकार की बात प्रतीक ही मोदी है जी, जो सरकार ही मोदी की है। दो चीजें मैं कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी जो 2019 में थे, मैं बार बार कहता हूं, थोड़ा बहुत कमी आती दिखती है, ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन कोई सर्वे आज तक मुझे ऐसा नहीं बताया है। सर्वे में हमेशा ऊपर दिखाया गया है। तो एक तो मैं ये बोलूंगा कि भाई आप बार बार साइंटिफिक और डेटा और फैक्ट की बात करते हैं, तो सर्वे ने प्रधानमंत्री के इमेज को डेंट होते हुए नहीं दिखाया है। अब दूसरी बात है, मैं मानता हूं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छा क्यों की। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में यदि पुलवामा नहीं हुआ होता और एक नेशनलिस्ट फर्वर नहीं खड़ा हुआ होता, तो भारतीय जनता पार्टी उस समय उतनी अच्छी नहीं कर पाती जितना वो अच्छी 2019 में किया। 2024 में क्यों नीचे चली गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आरक्षण का जो जातिवाद, मैं बार बार कहता हूं, इन्होंने बड़ा एक अच्छी बात कही कि जातिवाद के पीठ पर भारतीय जनता पार्टी क्यों ये हो जाती है, उसका डरने का कारण इन्होंने है। ये नहीं कहा, इन्होंने कहा कि बीजेपी पोलराइजेशन के बगैर नहीं जीत सकती। नहीं, उसका पोलराइजेशन का मतलब क्या है? आप कहते हैं इसका मतलब है मुस्लिम पोलराइज होकर के वोट बैंक वोट जिहाद कर दे। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आप फिर उस पर प्रश्न करते हैं कि भाई उसका अधिकार है, बिल्कुल उसको अधिकार है, मैंने कब मना किया, लेकिन वो शिक्षा पर नहीं वोट कर रहा है। वो भारतीय, प्लीज मुझे आप बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। वो शिक्षा पर वोट नहीं कर रहा है, वो डेवलपमेंट पर वोट नहीं कर रहा है, वो एजुकेशन पर वोट नहीं कर रहा है, उसे दीन पर वोट कर करके, और मेरे पास ये पूरा डेटा है, मैं इसलिए मैं ये बहुत दावे के साथ कर रहा हूं, जब वो कंसोलिडेट होता है तब उसको पोलराइजेशन नहीं करते। मान लिया आपकी बात, सॉरी मैं आप वही कह रहे हैं, वो अलग इशू है, उसको हिंदू कंसोलिडेट होके वोट करेगा तो ही मोदी जीतेंगे या तो ही बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल यही बात है ना, बिल्कुल। तो अभी तो उपचुनाव में यही तो दिखा, वो तो मोदी का ही वोटर चला गया ना, हिंदू ही तो गया। मैंने कहा, और उसमें भी वो गया बांकीपुर में तो हिंदू मुसलमान था ही नहीं, उसमें भी आपका अपर कास्ट, जिसको आप ऑलमोस्ट आप अपना मतलब आप बपौती मान के चलते हैं, बिल्कुल हो गया है। इसका उत्तर दूं? मौका देंगे ना? दूंगा। देखिए, जब पहलवान लड़ते हैं हाँ। तो जो पहलवान बहुत विजयी भी होता है ना, वो भी नहीं कहता कि ऐसा नहीं कि हमको एक आध दो मुक्का नहीं लगा है। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। तो ऐसे एक दो मुक्के तो आप लड़ेंगे तो लड़ाई में होगी, लेकिन इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की ओवरऑल छवि खत्म हो गई है, या भारतीय जनता पार्टी का ऑरा खत्म हो गया है, या नरेंद्र मोदी का ऑरा खत्म हो गया है। आप इसको ऐसा गलत नहीं मानता हूं। आप इसको गलत तरीके, मैंने तो ये दोनों ही बातें नहीं कही।
मैं कह रहा हूँ बीजेपी की ताकत पर एक सवाल हुआ, तो मैंने कहा कि बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है वो नरेंद्र मोदी है और बीजेपी की वीकनेस है वो नरेंद्र मोदी है। वीकनेस क्यों? मतलब इतनी डिपेंडेंसी उनकी बढ़ गई है, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है कि बीजेपी आज नरेंद्र मोदी के अलावा नहीं सोच सकती। मैंने बीजेपी को 40 साल कवर किया सर, समझे। जो लोग बीजेपी के नेता भी नहीं जानते उन नेताओं को मैं जानता हूँ, समझे। वो मलकानी जी हों, वो के.एल. शर्मा जी हों, वो और तमाम लोग, सुंदर सिंह भंडारी हों, वो सारे लोग हों, कुशाभाऊ ठाकरे जी का नाम प्रोफेसर साहब ने लिया, तो वो वैसे जितने लोगों का नाम लिया, मैं उनमें से के.एल. शर्मा जी का तो मैं तो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज की जो बीजेपी की जनरेशन, का। आपकी बीजेपी की जनरेशन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बीजेपी की डिपेंडेंसी नरेंद्र मोदी जी पर बढ़ गई है। आज आप बिना नरेंद्र मोदी के बीजेपी की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जिस भी चीज़ पर डेंट होता है नरेंद्र मोदी को लेकर, जैसे यूएस को लेकर लीजिए, टैरिफ को लेकर हुआ। अब टैरिफ पर क्या बात होती है? आपने विदेश मंत्री की बात की है, आपने पीयूष गोयल की बात की है, आप मोदी सरकार पर ही बात करते हैं, तो वो डिपेंडेंसी का नुकसान है, एक नुकसान वो हो रहा है ना। इसलिए नरेंद्र मोदी की इमेज से, और ये जो नीट का हिस्सा हुआ इसमें धर्मेंद्र प्रधान नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को तो आपने इसलिए बलि का बकरा बनाया क्योंकि नहीं तो फिर कहाँ जाती वो बात। इसलिए कुछ लोगों ने ये नारा भी दिया कि प्रधान का इस्तीफा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री को आप बचाना चाहते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की इमेज बहुत ताकतवर है, उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी की और अब जैसे नाम तो कुछ भी ले लीजिए आप, 6 नाम आपने बताए, और वो यदि, मैं तो बहुत ही हैरान हूँ, मतलब मैं इतना बीजेपी को नहीं जानता कि जिसमें नरेंद्र मोदी के बिना भी लोग चीफ मिनिस्टर बनते हैं आजकल बीजेपी में। ऐसा तो राहुल गांधी की कांग्रेस में भी नहीं होता, राहुल नहीं चाहे बन जाए कोई। तो कह रहा है मैं आज नहीं बताऊंगा किसकी पसंद है वो। ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी की इच्छा से तो नहीं बन रहे ना। इंपॉर्टेंट इसमें नरेंद्र मोदी हैं कि उनकी इच्छा से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आपको मैं कहता हूं 75 मंत्री है केंद्र सरकार में, 75 सरकार से आता है, सहमति होती है। 75 लोग हैं केंद्र सरकार में, 75 मंत्री हैं, 75 मंत्री हैं, आपको पता जी है ना। उसमें से 60 मंत्रियों 65 मंत्रियों का नाम बीजेपी के लीडर नहीं बता सकते। कैबिनेट की कोई बैठक बताइए, जब हम खबर कितनी चलाते हैं, आप बड़ी खबर चलाते हो कि आज पूरी कैबिनेट की बैठक हुई है। 12 साल में 12 बार भी कैबिनेट की बैठक नहीं हो और आप इसको बड़ी वो समझते हो इंपॉर्टेंट बात। इसका मतलब वो इतनी सेंट्रिक है पूरी तरह से अमित शाह जी पर और नरेंद्र मोदी, और ये उनकी ताकत भी है, मैं उसमें वो नहीं जा रहा। लेकिन जब वो ताकत होती है तो वो कमजोरी भी होती है और उसका नुकसान उठाना पड़ता है आपको। और बार बार जब मैं पोलराइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो जो हुआ 2024 में इसलिए नहीं हुआ कि 2019 की बात आपने की, नेशनल फर्वर, तो क्या प्रधानमंत्री का डेवलपमेंट काम नहीं आ रहा था उस वक्त? बताइए मुझे। वैसे मैं इसका उदाहरण जवाब देता हूं आपको कि डेवलपमेंट जो है ना, वो उसका उत्तर दूंगा। हिंदुत्व के हिसाब से मैं बताऊं, जो हम निराकार और साकार की कल्पना करते हैं, तो डेवलपमेंट जो है वो निराकार है। हाँ, तो वो हमको समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। इसलिए हमने हनुमान जी का मंदिर बनाया, इसलिए हमने गणेश जी का मंदिर बनाया, क्योंकि साकार रूप में आता है। तो साकार रूप क्या है? साकार रूप है नरेंद्र मोदी, साकार रूप है अमित शाह, साकार रूप है जाति, साकार रूप है धर्म, ये सब साकार रूप है। तो वो साकार रूप के साथ चल रही होती है भारतीय जनता पार्टी, और उस निराकार रूप से इसमें तो और कोई भी सरकार उनके पास डेवलपमेंट, मैंने काम किया, और इसका मतलब ये नहीं कि काम करने के अलावा है। अगर मेरे काम करने के अलावा अगर मेरे पास 2 हथियार और हैं, राष्ट्रवाद का और हिंदुत्व का, तो मैं वो भी चलाऊंगा। हम तो डिबेट कर रहे हैं इस पर, और मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने काम नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी सरकार में रफ्तार में काम हुआ, बल्कि मैंने ये कहा कि मोदी जी की जो रफ्तार है बुलेट ट्रेन वाली, उस पर वो ट्रेन नहीं चल रही सरकार की, इसीलिए सब गड़बड़ होता है ना। तो आप मान रहे हैं ना कि मतलब केवल काम पर निर्भर नहीं रह सकते? नहीं रह सकते, मैं तो कह रहा हूं नहीं रह सकते, लेकिन जिस पर रह रहे हैं उस पर तो बात करेंगे ना। रहे तो आप धर्म पर रहे ना, इसलिए आप एकदम हचकचा जाते हैं जब 2024 में संविधान और आरक्षण खत्म करने की बात आती है, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं कि आरक्षण खत्म करने का कोई मुद्दा चल सकता है। और याद हो, हम लोग चर्चा कर रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, और आज फिर से ये मुद्दा खड़ा हो रहा है। मैं आपको बता, फिर जाति का आरक्षण का मुद्दा खड़ा होगा। और आप सोचिए ना, 2024 के चुनाव में 43 सीटें उत्तर प्रदेश में नॉन बीजेपी पार्टीज को मिल गई हैं, तो वो किस लिए मिली है? सर आप देखो ना, आप राहुल गांधी को देखो ना, आप देखो, आप राहुल गांधी के बारे में आपकी पर्सनल ओपिनियन जो भी हो वो हो। राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता, देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनके पास बहुत सारे लोग हैं, ज्ञान देने वाले, समझाने वाले। उन्होंने उनको किसी ने समझाया हो या उनके मन में खुद आया हो। सारा फोकस किस पे है? जाति पे, ओबीसी पे, आरक्षण पे, आरक्षण बढ़ाओ, पिच्ची वो है सारी। आपके पास प्रेशर हुआ ना, आपने जाति जनगणना पर आ गए ना। उस आदमी को यह समझ में आ रहा है कि इसी एक पिच पर मोदी को हराया जा सकता है, इतना तो मानेंगे ना आप।
यही है इशू, ये इशू है। ये देखिए, ये सही है गलत है ये अलग हो सकती है, इस पर डिबेट अलग होगी। ये तो बड़ी मजेदार बात होती है। क्या? और ये नीट की प्रोटेस्ट, ये नीट की प्रोटेस्ट में भी आप जितने लोग इसमें लगे, आप उनका बैकग्राउंड देख लें, उनका काम देख सब लें, लोग सबके पीछे आपको आरक्षण, कास्ट, बेस वही दिखाई बेस वही है। सर एक बात बताएं, कितना मजेदार विजय जी तर्क दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये रियल पीच है, आरक्षण वाली पीच जो है वो रियल पीच है, ये मुद्दा है। हाँ, मुद्दा तो है। प्लीज प्लीज, हमने सुना, बहुत धैर्य से सुना है आपको, तो अब बीच में मत हस्तक्षेप कीजिएगा। यदि हम धर्म को रियल मुद्दा बना देते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। एक आशुतोष वार्ष ने एक बड़े बेचारे राइट्स पे इंडिया में बहुत काम किया। हाँ। उन्होंने कहा जहां हिंदू कंसोलिडेटेड होता है वहां राइट्स नहीं होता है, जहां हिंदू सोशल मूवमेंट में डिवाइडेड होता है वहां राइट्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां तब मुसलमानों को ठोकाई करने में हिंदुओं को बड़ी आसानी हो जाती है, और जहां हिंदू कंसोलिडेटेड होता है तो उनको हिम्मत नहीं पड़ती है। विजय जी जैसे पत्रकार या बुद्धिजीवी या इस पूरे जमात का मैं बात करता हूं, गिरोह शब्द का मैं गिरोह जानबूझ करके थोड़ा अभी आपको इज्जत कर, विजय जी को मैं थोड़ा सा नहीं, थोड़ा बड़े होने का रिबेट दिया आपको, बड़े होने के कारण इज्जत दे रहा हूं, और बगल में बैठे हुए हैं ना, ये भी थोड़ा सा एक प्रभाव डाल रहा है। यदि अकेले में होता तो गिरोह को बोल देता। बट मजेदार बात है कि जब बड़ा एक छतरी है, समझ रहे हैं कि नहीं, जातियां हमारे यहाँ पहले ऐसी नहीं थी जिस रूप में आप देख रहे हैं। जातियां हमारे यहाँ कर्म के आधार पर होती थी। ये फिर मैं आपसे कह रहा हूं, इस पर मेरा बहुत सर आज पर बात कीजिए ना। प्लीज 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 सुनिए, ये जो जाति व्यवस्था आई हमारे यहाँ सेंसस के थ्रू आई, और पहला जब सेंसस हुआ था तो लोग उससे जाति पूछते थे, तो कहते थे, कोई बुद्धिज्म कहता था, कोई सिखिज्म कह देता था, कोई जैन बोल देता था, तो धीरे 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 सब कर निकल आई। अब आख रहे हैं मूल मुद्दे पर इस चीज को लेकर के, एक जाति जैसी नैरो खांचे पर का यदि संगठन होता है, कंसोलिडेशन होता है, तो वो जायज है, तो जायज हो जाता है। और एक बड़ी छतरी में जब हम ला करके कहते हैं कि हिंदू समाज को पॉलिटिकल इस्लाम से खतरा है, पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी से खतरा है, इस्लाम ने पूरे हमारे सैकड़ों डिस्ट्रिक्ट को कन्वर्ट कर दिया है, क्रिश्चियनिटी ने पूरा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट कर दिया है, कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो डिविजिव फोर्सें हैं वो उनके कारण है। बांग्लादेश बॉर्डर पर, सुन लीजिए 10 सेकंड रुकिए, आपको रुकना पड़ेगा, आपने इनको बहुत समय दिया है। हम कहते हैं कि जब पूरा किशनगंज और पूरा सीमांचल का इलाका जो है वो मुस्लिम अतिवादियों से भर गया है और ये सारे घुसपैठी हैं, 5 करोड़ हैं, तो हमको कहते हैं कम्युनल है। विजय जी कहते हैं ये कम्युनल स्लोगन है। कम्युनल नहीं, मैं इसलिए नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब जाति के नाम पर आंदोलन है वो कम्युनल नहीं है, तो धर्म के आधार पर कैसे कम्युनल हो सकता है? जहां भी क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन कंट्रीज का, इस्लामिक कंट्री का यही नेफेरियस डिजाइन है इस भारत के अंदर, जिसका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी करते हैं, और बीजेपी जैसे पत्रकार जो है मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं आपके आर्गुमेंट को या जो मुद्दे आपने उठाए उनको गलत नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बात तो वही होगी जो इन्होंने कही ना, जब बीजेपी पिछड़ेगी या जब बीजेपी को बाउंस बैक करना होगा तो उसको आना पोलराइजेशन पे ही पड़ेगा। फिर वही आप भी गलत बोल रहे हैं, शब्द का चुनाव आप गलत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज को बिखरने नहीं देना चाहता है। सर, जो राहुल गांधी, सॉरी सर, अभी अनफिल्टर्ड लिखा है तो मैं अनफिल्टर्ड बात ही करता हूं। हिंदू कंसोलिडेशन और पोलराइजेशन में कोई अंतर नहीं, शब्दों का कोई अंतर नहीं है। सर, क्योंकि अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप मुसलमान, मैं बात बताइए, मुसलमान और ईसाई ये नाम लिए बगैर हिंदू को एकजुट कर सकते हैं? कर सकते हैं तो करिए। इनका नाम लिए बगैर हिंदू को कंसोलिडेट करके दिखा दीजिए मुझे। जब खतरा इन्हीं से सारा संकट तो वही नहीं, जब खतरा इन्हीं से है तो फिर हम कैसे नहीं पूरे। अगेन मैं कह रहा हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं आपको, बट जो है वो है, उसको वैसे ही कह रहा हूं। दूसरे तरीके सर मुझे बताइए, मैं इस उत्तर आप दे दीजिए। और मैंने कई लोगों से पूछा, आप मुझे बताइए। ये सब कहते हैं ना साहब, ये हिंदुत्व जो है इज नॉट अ रिएक्शन, ये रिएक्शनरी फिनोमिना नहीं है सर। मुसलमान और ईसाई का नाम लिए बगैर आप हिंदुत्व की बात करके दिखाओ मुझे। और ये नहीं है तो फिर रिएक्शन क्या हुआ? सर एक बात मुझे बताइए, तो क्या हृदय परिवर्तन से ये करोड़ों लोग नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्ट कर लिया? वो खतरे नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है? सहमत हूं, लेकिन ये जो पंजाब को कन्वर्ट कर रहा है, पोलराइजेशन शब्द से ऐतराज क्यों हो रहा है? पोलराइजेशन निगेटिव शब्द है। हम हिंदू समाज को कंसोलिडेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, समरसता में हम जोड़ रहे हैं, और हमारे जो एंटी फोर्सेस हैं वो उसको कास्ट के नाम पर डिवाइड करके एक्सेप्शन को वो लोग खड़ा करके पता है, अच्छा यहां पर तो
चढ़ने नहीं दिया, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया। हमारे गांव में तो सब चढ़ता है, ऐसे हम 50 गांव दिखा देंगे। कहीं नहीं एक चढ़ता। अपवाद, अरे तो भाई एक अपवाद को नियम के रूप में परोस देंगे आप, और नियम को अपवाद के रूप में परोस देंगे। चलें ठीक है सर, ये अपने आप में ही कंट्राडिक्टरी बात है। और जो आपने ठीक कहा कि कंसोलिडेशन बिना पोलराइजेशन के नहीं हो रहा, एक फैक्ट तो ये है, पॉजिटिव कहें नेगेटिव कहें वो अलग इशू है, लेकिन जाति भी एक सच्चाई है। और मैं हैरान रहता हूँ कि प्रोफेसर साहब जैसे विद्वान लोग जो 1200 साल का मुस्लिम और शासक और जो गैर हिंदू शासक है उसके अत्याचारों की बात तो आज करके आप कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन जो संघ चालक, सरसंघ चालक कहते हैं 2000 साल से जो हम अत्याचार कर रहे हैं दलितों पर, पिछड़ों पर, उसको याद नहीं करते। 2000 साल से करते तब तो आप कहते हैं ये तो हमारे बाप दादा ने किया था, उसके सजा हमें क्यों दे रहे हो? तो 1200 साल से वो डीएनए अभी वही चल रहा है क्या? नहीं सर, इस पर भी थोड़ा अन्याय कर रहे हैं बीजेपी क्या? के साथ। अरे इनको तो दोष यूजीसी नियमावली का दिया जा रहा है कि मैं तो भाई ये कह- अरे अगड़े ओवर- अगड़े अगड़े क्यों थोड़े वो तो नाराज हैं इनसे? सरकार कर रही है। ये तो लोग कहते हैं प्रधानमंत्री लोग कहते हैं ये तो अगड़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं। अब तो ये ओबीसी पार्टी हो गई हाँ, है। तो वो- अब तो ये अगड़ों से ज्यादा जो है दलितों और तो ओबीसी वो की तो बात करते इसीलिए हैं। तो परेशान है, इसीलिए तो तो परेशान। इस पर आपको तो असंतोष होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी जो है अब नहीं, वो नहीं, ओबीसी की बात करती है, पिछड़ों मैं तो बल्कि कह दलितों रहा की हूँ बात करती है। कांग्रेस को ये बात कहता हूँ, सर, हम- अपोजिशन में जो लोग हैं उनको कहता हूँ कि ये बीजेपी और संघ, उसमें मोटे तौर पर ये बड़ा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बड़ा बदलाव आ गया बीजेपी में। सर, अब- लेकिन उनकी जरूरत जाति है, उसकी और बिना जाति एक सच्चाई है ना, जैसे धर्म भी एक सच्चाई है। हिंदू धर्म होना और बड़ी छतरी छोटी छतरी पे मैं नहीं जा रहा, मैं तो कह रहा हूँ हिंदू धर्म में जातियाँ एक सच्चाई है। आप उससे घबराते हो, आप उससे घबराते हो क्योंकि आपको लगता है कि मेरे घर के 4 भाई अलग अलग ना हो जाएं, वो अलग उसमें अलग गलत क्या है? ठीक है सर, वो तो नहीं, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वो सच्चाई है ना, आप उससे लड़े। हाँ, आप डिनायल बोर्ड में मत जाइए कि जाति अगर नहीं ये है। जाति को नहीं समझते तो ये सारे काम होते ही नहीं, जो मैंने आपको फिर तो नहीं, ये तो फिर और अभी कंट्राडिक्टरी बात आप करो। संत रविदास जी की 650वीं जयंती बीजेपी धूमधाम से मनाना सर चाहती है। प्रभु, क्यों आप मनाना यही चाहती है? मैं लाना चाहता था आपको, तो यही तो कंट्राडिक्शन कर रहे हो ना कि आप रविदास जयंती 650वीं मनाएंगे। उस दिन मैंने कहा था कि रविदास जयंती मनाएंगे, रविदास संत रविदास नगर को बदल दिया आपने, दोबारा से बना दिया भदोई को, भदोही को संत रविदास नगर किया। बना दिया। और क्योंकि आप संत रविदास की चिंता करते हैं, 12 साल बाद चिंता करते हैं, 10 साल बाद चिंता करते हैं, ये अलग बात है। कर तो रहे। नहीं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दबाव है। मैं कह रहा हूं जातियां आप इनको पर पता है दबाव कि बना इनको रही हैं। पता है जाति की बात होने से हमें नुकसान होता है। सुनिए। तो हाँ। जाति को मैनेज करो, लेकिन हाँ, ठीक बात है, धर्म की करो। अच्छी बात बात धर्म है, की वो अच्छी बात है, नहीं, लेकिन नहीं, ये सच्चाई है। मैं यही कह रहा हूँ, इसमें मैं कोई आपत्ति नहीं कर रहा जाति को मैनेज करने में। अरे जब आप कैंडिडेट बनाते हो, जब चीफ मिनिस्टर बनाते हो, जब दिन भर कहते हो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, तो फिर मान लीजिए कि जाति सच्चाई है। फिर ये हिंदू धर्म का आवंडर क्यों ले रहे हो, आडंबर क्यों बना रहे हो, ये छतरी क्यों बना रहे हो? और सारी जातियों को हिंदू ही मानो ना। मुझे अपनी- बेचैनी हो रही है एक उत्तर शब्द देने है की। समरसता, मुझे बेचैनी हो आप रही है। बोलिएगा। एक शब्द अभी प्रोफेसर साहब ने काम में लिया, सामाजिक समरसता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये 100 साल में आप सामाजिक समरसता से सामाजिक समानता पर क्यों नहीं आए? जो लोग पीड़ित है ना वो समझते हैं, आप नहीं शायद समझते होंगे, क्योंकि जाके पैर ना फटे भी भाई वो का जाने पीर पर आई। तो समरसता और समानता का जो फर्क है, जब तक ये पार्टी, जब तक ये संगठन सामाजिक समरसता को सामाजिक समानता में नहीं बदलेगा, तब तक ये इस समानता देश- में नहीं मानते। नहीं, वो तो शब्द ही समरसता वैसे का, आपने क्योंकि संघ और बीजेपी इतना कवर किया वो है। नहीं मानते, नहीं मानते ये लोग। नहीं मानते, वो समरसता शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और समरसता का मतलब होता है जैसे सौरभ साहब चाहे वैसे विजय त्रिवेदी कहें। नहीं, तो हम दोनों इनके साथ क्या हैं। सोचते हैं कि इसी क्या सोचते हैं कि जो ब्राह्मण जैसा बताया गया, ऊंचा कुल जैसा बताया गया, वो वैसा ही स्वीकार है, दलित जैसा बताया गया वैसे ही रहना चाहिए। नहीं, हाँ, इनमें मेल जोल होना चाहिए। मेल जोल होना चाहिए उसमें। अच्छा, ये मानते और हैं। वो उसका मतलब ये है कि बड़े साहब हैं सौरभ जी, वो जो कहें, जैसे डीएनए का एक शब्द काम में ले रहे हैं आजकल बीजेपी वाले कि डीएनए सबका एक है। डीएनए सबका एक है कि नहीं है वो इशू नहीं है। डीएनए सबका एक का मतलब कि जो मेरा डीएनए वैसे ही अपना डीएनए भी मानिए। देखिए, मोदी, देखिए। नरेंद्र मोदी पे तो आप याद नरेंद्र मोदी पे नहीं, सरसंघचालक कहते हैं नहीं, ना। नहीं, नहीं, सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी तो अलग चल रहे हैं, वो आजकल बहुत एक तरफा confusion डायलॉग चल रहा मत है होने सोशल दीजिए, एक तरफा डायलॉग मत होने नहीं कहा एक तरफ हो रहा है, सर। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। विजय जी को भी ये जानकारी नहीं होगी ऐसा तो मैं मानता नहीं हूं कि डीएनए एक है। कौरव और पांडव दोनों का डीएनए एक था, लेकिन धर्म हेतु तो वह पांडवों को कौरव को मारना ही पड़ा था। एक दूसरी बात, हम समानता की भी बात करते हैं, समरसता बिना समानता की नहीं हो सकती है। जब हम खाने के टेबल पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैठते हैं, ये हम पर इतना आक्षेप लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हम जब खाने के लिए बैठते हैं तो कौन खाना परोस रहा है? ब्राह्मण भी खाना परोस रहा होता है, और बगल में ब्राह्मण भी बैठा होता है, डोम भी बैठा होता है, कोई अन्य जातियां भी बैठी होती है, कोई हम जानते नहीं। जब आप पांत पर बैठे होते हैं तो ऐसी समरसता कोई नहीं आपको दिखाई देगी। अब आप कहेंगे कि हिंदू समाज को
फिर भी 100 साल में संघ कंसोलिडेट नहीं कर पाया, बिल्कुल वाजिब सवाल है। और लेकिन हिंदू समाज को इस कंसोलिडेशन की प्रक्रिया में हिंदू समाज के लिए काम नहीं किया संघ ने, ये आरोप मत लगाइएगा सर। 100 साल में, एक लाइन बोल रहा हूं, 100 साल में संघ ने एक भी सामाजिक आंदोलन नहीं किया, ये गारंटी से तथ्य के तौर पर मैं कह रहा हूं। आप बता दीजिए मुझे, चलिए आंदोलन आप बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या जाकर के सारे घरों में मैत्री मिलन का कार्यक्रम के बारे में आप जानते हैं? आप हाँ या ना मुझे उत्तर दीजिएगा। मैंने आपसे एक लाइन का सवाल पूछा, सामाजिक आंदोलन किसी संघ ने 100 साल में किया है क्या? एक आंदोलन नहीं किया। सर, आपको जानकारी नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कैसे करता है। किताब आपने नहीं, फिर मैंने इसीलिए कहा, मैं जोड़ने जा रहा था, आप किताब लिख दीजिए। लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यदि हर मोहल्ले में जाकर के अपने स्वयंसेवकों के घर में जाकर के खाने का, सहभोज का कार्यक्रम करता है, हमारी शाखा में हमेशा सहभोज आयोजित होता है और किसी के घर पर भी सहभोज होता होगा, सभी मिल बैठ करके खाते हैं, ये आंदोलन का हिस्सा नहीं है? हम सभी घर की महिलाएं एक घर आकर के एक जगह इकट्ठा होकर के बातचीत करती हैं, विमर्श करती हैं, खाना खाती हैं, वो सहभोज का वो समरसता कहा, ये नहीं है क्या? उसमें ये है। प्लीज दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि भाई आप 2000 साल की बात कर लेते हैं, तो सावरकर ने अंबेडकर से एक सवाल पूछा था कि जिस जाति से आप हैं, आपके नीचे आपकी जाति अपने से नीचे जातियां खड़ी कर लेती हैं। ये सावरकर ने लिखा है, वॉल्यूम 15 आप पढ़िएगा अंबेडकर का, कि ब्राह्मणों ने इस देश में बहुत ज्यादा कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन जाति व्यवस्था के लिए ब्राह्मण उत्तरदायी नहीं थे। ये अंबेडकर को कोट करके तो मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ इधर उधर नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मणों को डिफेंस में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्राह्मणों पर मैंने बात ही नहीं, ब्राह्मणों पर मैंने बात नहीं की। मुझे बोल लेने दीजिए। थोड़ा इनके तर्क को रिवर्स कर लेते हैं जरा। ये कहते हैं कि जब हम अपने संभल के बारे में बात करने लगते हैं, जब हमने काशी के बारे में बात करने लगते हैं, जब हम अपने अयोध्या के बारे में बात करते हैं, ये तो कायदे से 1947 के दिन ही हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान तो मुसलमानों को मिल गया था ना, तो ये जितने हमारे अतीत के गौरव थे जिनको मुसलमानों ने नष्ट कर दिया था, उसको तो रिक्लेम करने का कम से कम बेसिक अधिकार था, नहीं किया गया। यदि हम उस सिविलाइजेशनल जस्टिस की बात करते हैं जो हमारे आक्रांताओं ने किया, तब आप कहते हैं पोलराइज हो जाए, और जब जातीय गोलबंद होती है तब आप कहते हैं अरे आप पोलराइज कर रहे हैं, इनके बगैर तो आप पोलराइजेशन है। एक और चीज जिक्र कर देना उसका कोई और नहीं, सुन लीजिए, एक और सोशल इंजीनियरिंग, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। और जो विजय जी है, जाति पर थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूंगा हमसे वरिष्ठ, थोड़ा पढ़ना चाहिए जाति पर। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोंकण एरिया में आप चले जाइए, जो गहरे समुद्र में मछली मारते हैं वो भी मछुआरा है, जो छिछले समुद्र में मछली मारता है वो भी मछुआरा है, जो तालाब में मछली मारता है, सुन लीजिए, तालाब में मारता है वो भी मछुआरा है, और जो नदी में मारता है वो भी मछुआरा है। लेकिन सब मछुआरे एक दूसरे से ऊपर। भारत का कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें इन जातियों का वर्णन है? एक भी नहीं। अरे चलिए, अब कंक्लूड करते हुए जहां से हमने बात शुरू की थी, देखिए नरेंद्र मोदी सरकार को सेटबैक तो लगा ना, लगी रहे हैं एक के बाद। सर से पूछिए ना। हाँ, मैं तो आप दोनों से पूछ रहा हूं, ये बाउंस बैक कैसे होगा? क्या मतलब कैसे ये सारा विमर्श रिवर्स कैसे होगा? फिर एक बार प्रो बात कैसे होनी शुरू होगी देश में नरेंद्र मोदी के लिए? मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रही है, उनके सब एंटी हो रहा है, मगर ये जो अभी जो हमें एक पीरियड ये दिखाई दिया जिसमें सारी कुछ एक बात, ये ऐसे झटके होते हैं, मतलब कोई मैं इसको बहुत उस तरह से नहीं देख रहा, लेकिन झटके लगे हैं, इसको मानना चाहिए। तो बाउंस बैक कैसे होगा सर? बाउंस बैक जैसे मैं अभी समझ रहा हूँ, यदि पार्लियामेंट्री प्रोसेस में देखूं तो डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये सबसे बड़ा एक बाउंस बैक का रास्ता उनको दिखाई दे रहा है। और वो मुझे लगता है चाहे इस सेशन में ना हो, अगले सेशन में हो, लेकिन वो बाउंस, और उसके बिना बाउंस बैक बहुत बड़े तरीके से नहीं होगा। उनकी चिंता है कि 2027 से पहले वो कुछ कर लें, उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले। अब जैसे चढ़ावा चोरी है, चढ़ावा चोरी इतना हैमरिंग इशू है कि आप उससे बच नहीं सकते। उसका कितना नुकसान होगा नहीं होगा मुझे बहुत पता नहीं है कि कितना नुकसान होगा, लेकिन वो आपको इमेज को डेंट किया है। नरेंद्र मोदी को मैं जितना जानता हूं, वो बाउंस बैक करने के एक्सपर्ट आदमी हैं। और दूसरी बात, वो बहुत जल्दी चीज़ों में गलतियों को ठीक करने के मास्टर हैं। जैसे ये गलती है ना, जो नीट का जो मामला हुआ, उसमें इंस्टाग्राम प्रधानमंत्री ने सबसे पहले समझा, वो दबाव में समझा, इसको बहुत
और दबाव में समझना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन जब दबाव अब- में गलती में भी आप ठीक कर लेते हैं ठीक तो है। अच्छी बात होती है, मैं इसको कोई नेगेटिव तरीके से लेकिन नहीं- फिर भी जब इलेक्शन आएगा, चाहे 27 का यूपी का और राज्यों का हो या 29 का इलेक्शन हो, तो बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी हिंदुत्व पे, उनके शब्दों में हिंदू कंसोलिडेशन। हाँ, शब्द कोई भी काम में ले लें, जो भी उनका जो पसंद का शब्द है वो काम में लें, लेकिन वही होगा, अल्टीमेटली वही, अल्टीमेटली वही मतलब होगा। ब्रह्मास्त्र हुई है। यदि बीजेपी को चुनाव जीतना है तो बड़ी प्रोफेसर साहब, बीजेपी का बाउंस बैक मैं इनके इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कहीं तो दोनों से। और इसलिए आखिर में सहमत हूं। नहीं, मैं इसलिए सहमत हूं कि पॉलिटिकल इस्लाम और पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी, यदि इन दो शत्रुओं से निपटना है तो एक पॉलिटिकल हिंदू वोट बैंक खड़ा करना, कंसोलिडेटेड पॉलिटिकल हिंदू वोट बैंक, जो आसाम में हुआ, जो बंगाल में हुआ, जो कुछ हद तक बिहार में हुआ, ये वोट बैंक निर्माण करने की भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के समय से कोशिश कर रही थी और वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जातियों के खांचे में हम इतने हिंदू समाज बटे हुए हैं। इसीलिए एक साथ समरसता अभियान भी चलाया जाता है कि हिंदू समाज बटे नहीं। दुनिया की ताकतें हमको बांटना चाहती हैं, हम बटे नहीं। बटे थे इसीलिए बिखर जाते हैं। अफगानिस्तान हमसे चला गया, बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया। ये मुद्दे शाश्वत हैं क्या? ये मुद्दे शाश्वत रहेंगे, अच्छा, ये शाश्वत रहेंगे। या तो वो हमको कन्वर्ट कर दें या हम उनको कन्वर्ट कर दें। कोएग्जिस्टेंस का सवाल नहीं है। ये मेरा अपना एनालिसिस है। आप उससे और तरीके से निपट ही नहीं सकते। मेरा अपना विश्लेषण है ये। वरना तो देश के सारे विषय एक तरफ, चुनाव तो इसी पे होगा। चुनाव में ये और जिन बहुत राज्यों का महत्वपूर्ण उदाहरण दिया होगा। ना, बंगाल का, असम का और सारे, वो कंसोलिडेशन रिएक्शनरी है। मैं नहीं मानता कि वो रिएक्शनरी है। इस क्यों रिएक्शनरी हुआ, ये सवाल होना चाहिए। क्यों अलग चीज क्यों है। हुआ? वो इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब जब वो क्यों पर आते हैं, इसका मतलब वही नहीं मान रहे हैं। लोगों को, हिंदुओं को समझ में आया कि सेक्युलरिज्म इज ए बोगस एंड स्पूरियस कॉन्सेप्ट। इस देश का सेक्युलरिज्म, जो नेहरूवियन सेक्युलरिज्म है, वो गंदे कूड़े में फेंकने की आवश्यकता है। ठीक है सर। इस देश के हिंदुओं का सबसे ज्यादा यदि नालायकीपन यदि किसी से हुआ है तो नेहरूवियन सेक्युलरिज्म हमें से हुआ है। इंतजार करना चाहिए। फेक लेकिन इसके सेक्युलरिज्म आखिर से में हम हुआ है। बोल देंगे, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो ये मानते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, और सर्वे भवन्तु सुखिना को अंग्रेजी में सेक्युलरिज्म कहते हैं। अरे नहीं, बहस आपने शुरू कर दी। हमेशा प्रोग्राम के एंड में या ब्रेक पे जाते हुए, विजय जी की आदत है ऐसी बात कहना जिस पर आप 1 घंटे का अलग प्रोग्राम बनता हूं। बट हम वेट करें सरकार के सर्वे भवन्तु, एक नहीं, सर्वे भवन्तु सुखना हम सर, कहते अब हैं ना। खत्म कर दीजिए। नहीं, सर्वे भवन्तु सुखना तो हम कहते हैं ना, दूसरा कहता है ये काफिर है। चलिए सर, कैसे होगा? इंतजार कीजिए, देखिए मोदी सरकार कैसे बाउंस बैक करती है। अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन विद सौरभ में ये पहले एपिसोड में आज इतने ही। आपको प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप दोनों को बहुत तो मुबारक, अच्छा लगा होगा। हमें तो बहुत आपको अच्छा बहुत लगा। मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद मुबारक सर, बहुत धन्यवाद आप लोग आए और प्रोग्राम में। जैसे आप हर प्रोग्राम को मतलब सुपर कर देना सर, वैसे इसके लिए भी बहुत मुबारकबाद। आप लोगों इसमें को कोई शक नहीं है मुझे। आप लोगों की सहायता की जरूरत पड़ती रहेगी सर प्रोग्राम में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, आपको विजय जी बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, आप देख रहे थे अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस। आज इतना ही।